निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। निगरान पंजाब हुकूमत ने 2023-24 के आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी। तकरीबन 2119 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी गई है। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब रुपए की मंजूरी, तरक्याती स्कीमों के लिए 355 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई है, जबकि 33 अरब की गैर मुल्की फंडिंग से तरक्याती स्कीमों को बरवक्त मुकम्मल किया जाएगा। 1 नवंबर से शुरू होने वाले फंड्स को 120 दिनों के लिए मुख्तस किया जाएगा। पेंशन की मद में 130 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 170 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। निगरान पंजाब हुकूमत ने 2023 से 24 के आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी। तकरीबन 2119 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी गई है। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। तरक्याती स्कीमों के लिए 355 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। 33 अरब की गैर मुल्की फंडिंग से तरक्याती स्कीमों को बरवक्त मुकम्मल किया जाएगा। 1 नवंबर से शुरू होने वाले फंड्स को 120 दिनों के लिए मुख्तस किया जाएगा। पेंशन की मद में 130 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 170 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। आपको बता रहे हैं यहाँ पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। निगरान पंजाब हुकूमत ने 2023 से 24 के आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी। तकरीबन 2119 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी गई है। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब रुपए की मंजूरी, तरक्याती स्कीमों के लिए 355 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। 33 अरब की गैर मुल्की फंडिंग से तरक्याती स्कीमों को बरवक्त मुकम्मल किया जाएगा। 1 नवंबर से शुरू होने वाले फंड्स को 120 दिनों के लिए मुख्तस किया जाएगा। निगरान पंजाब हुकूमत ने 2023-24 के आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी है। तकरीबन 2119 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी गई है। मजीद जानेंगे अमजद बुखारी से, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान सूबाई काबीना ने अपने इजलास में बजट मंजूर किया है और ये आइंदा 4 माह के लिए 120 दिन के लिए बजट होगा। इससे पहले सूबाई काबीना ने जिस बजट का ऐलान किया था बजट के मौके पर, वो भी 4 माह के लिए था, क्योंकि ये निगरान हुकूमत थी और निगरान हुकूमत को पूरे साल का बजट देने का मैंडेट नहीं था, तो ये भी अंदाजा नहीं था कि इलेक्शन कब होंगे, तो इसलिए निगरान हुकूमत ने 4 माह का बजट किया था। अब 4 माह खत्म होने के बाद, क्योंकि अभी निगरान हुकूमत जारी है और आइंदा के मामला भी चलने हैं, तो बजट की मंजूरी ना दिए जाने की वजह से बहुत सारे मामला जो है वो रुके हुए थे और मसाइल पैदा हो रहे थे। तो निगरान हुकूमत ने, पंजाब की निगरान हुकूमत ने 2023-24 के आइंदा 120 दिन के बजट की मंजूरी दे दी है और ये बजट जो है जिसकी मंजूरी दी गई है, इसका हुजम 2119 अरब रुपए के लगभग है। इसमें ज्यादातर जो हिस्सा है वो गैर तरक्याती अखराजात का है, जिसमें तकरीबन 1718 अरब रुपए जो है वो गैर तरक्याती अखराजात पर खर्च किए जाएंगे। उसके 355 अरब रुपए जो है मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों पर खर्च होंगे। आपके ज़हन में रहे कि बहुत सारे जो तरक्याती मंसूबे थे उनकी के लिए बजट की फराहमी का मामला था और हुकूमत ने जिन 4 माह के बजट की मंजूरी दी थी, उसके बाद जो है इन तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स के इजरा के लिए ज़रूरी था कि मजीद जो है वो बजट का इजरा किया जाए और उसके लिए ज़रूरी था कि काबीना इसकी मंजूरी दे। तो अब इस मंजूरी के बाद जो है बड़ी तवक्को है कि ये जो तरक्याती स्कीमें हैं, जारी तरक्याती स्कीमें हैं जिन पर काम रुका हुआ है, उन पर भी काम तेजी से जारी हो जाएगा और जो नई स्कीमें शामिल की गई थी उनके लिए भी फंडिंग जो है वो दस्तियाब हो। इसी तरह एक अहम मरहला था कि हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने जिस बजट को मंजूर किया था 4 माह के लिए, उसके बाद जो है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया, पेंशन में इजाफा किया गया। तो ये भी ज़रूरी है कि उनकी तनख्वाहें और पेंशन जो है वो उसी तरह अदा की जाए। तो उसके लिए जो है जो पहले बजट रखा गया था और उसके बाद फिर रिवाइज किया गया था तनख्वाहों को और पेंशन को, तो उसके मुताबिक अब नए 4 माह के लिए मंजूरी दी गई है। तो तनख्वाहों के लिए 170 अरब रुपए जो है इस नए बजट में मुख्तस कर दिए गए हैं और इसी तरह तकरीबन 130 अरब रुपए पेंशन की मद में मुख्तस कर दिए गए हैं। अब ये जो है पेंशन और तनख्वाहों का जो अमल है वो भी इसी तरह मामूल के मुताबिक जारी रहेगा और मुख्तलिफ जो है ऐसे मंसूबे भी हैं जिनके लिए गैर मुल्की फंडिंग जो है वो दरकार होती है और उसकी मंजूरी की जरूरत होती है। तो ऐसी तरक्याती स्कीमों के लिए भी 33 अरब रुपए की जो गैर मुल्की फंडिंग से मुकम्मल की जाएंगी, उनकी भी मंजूरी दी गई है। इस तरह जो है दीगर शोबों में भी अब इसकी जो बाइफर्केशन की गई है और तरक्याती मनसूबों के साथ साथ दीगर महकमों के हवाले से जो बजट है उसको भी इजरा किया जाएगा। खासतौर पर हम ये देख रहे हैं
کہ نگران پنجاب حکومت نے صحت کے شعبوں پر کافی سارا فوکس کیا ہے اور ان منصوبوں پر جو ہے تیزی سے کام جاری ہے. تیزی سے کام کی جاری رکھنے کے لیے اور اس کی رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بر وقت جو ہے فنڈز فراہم کیے جائیں. تو اب بجٹ کی منظوری کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ ان سارے صحت کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے جو ہے بجٹ کی فراہمی ہو جائے گی اور وہاں پر جو ہے اسی سپیڈ کے ساتھ کام جاری رہے گا. اسی طرح بہت سارے علاقوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلدیاتی ادارے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے جو نچلی سطح کے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو پا رہے اور گلیوں سیوریج اور سڑکوں کی مرمت کے معاملات ہیں وہ رکے ہوئے تھے. تو اب نگران پنجاب حکومت کے اس بجٹ کی منظوری کے بعد جو ہے توقع کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی سارے جو ہے فنڈنگ جہاں جہاں درکار ہے اور جن منصوبوں کی منظوری ہو چکی ہے انہیں فنڈز دستیاب ہوں گے اور معاملات جو ہے آگے بڑھیں گے. تو اب یہ 120 دن کی منظوری دے دی ہے. مجموعی طور پر نگران پنجاب حکومت کو اگر دیکھا جائے تو 4 ماہ کا پہلے انہوں نے بجٹ منظور کیا تھا اور 4 ماہ کا اب بجٹ منظور کیا ہے اور یہ دیکھ کر منظور کیا گیا ہے کہ اس عرصے کے دوران اگر وفاق کی طرف سے انتخابات کا باضابطہ اعلان ہو جاتا ہے, الیکشن کمیشن ڈیٹ دے دیتا ہے, تو پھر جو ہے وہ اسی عرصے میں تقریباً نئی حکومت کی تشکیل ہو جائے گی اور اگر اس میں تاخیر ہوتی ہے تو پھر اس حساب سے مزید 4 ماہ کی منظوری بھی دی جا سکتی ہے. جی, امجد بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. نے نومبر 2023 سے فروری 2024 تک کے جو بجٹ ایکسپینڈیچرز ہیں ان کی منظوری دی ہے اور بجٹ کا مجموعی تخمینہ 2076 بلین روپے ہے جو 4 ماہ کے لیے ہے. اور یہ جو خرچوں کی منظوری ہے یہ 1 نومبر سے 29 فروری تک کے جو خرچے ہیں ان کی منظوری ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 4 ماہ کی بھی منظوری پہلے کابینہ نے دی تھی, چونکہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہوتی ہے وہ 4 ماہ کے بجٹ کی میکسیمم جو ہے اپروول دے سکتی ہے. آج چیف منسٹر پنجاب سید محسن نقوی کی زیر صدارت جو کابینہ کا 31واں اجلاس ہوا ہے, اس میں مجموعی طور پر جو منظوری دی گئی ہے ان میں ترقیاتی اخراجات جو ہیں وہ 351 ارب روپے کے ہیں. ہیلتھ سیکٹر کے پاس 208 ارب روپے جائیں گے. ایجوکیشن سیکٹر 222 ارب روپے کنزیوم کرے گا اگلے 4 مہینوں میں. اور اس کے علاوہ جو ایک بڑی میجر اچیومنٹ ہے کابینہ کی کہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہم نے جو گندم کا ویٹ ڈیٹ ریٹائرمنٹ تھی اس حوالے سے 83 ارب روپے جو ہیں وہ قرض اتارا ہے. اور ایگریکلچر سیکٹر میں جو ترجیحی منصوبے ہیں ان کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے لونز ہوتے ہیں جو اتارنے ہوتے ہیں پنجاب نے, اس کے لیے بھی 80 ارب روپے جو ہیں وہ دیے ہیں. اور سڑکوں اور عمارتوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 10 ارب روپے جو ہیں ان کی منظوری دی گئی ہے. اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 31 اکتوبر 2023 تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کو پاکستان چھوڑنے کے لیے. تو 1 نومبر سے جو لوگ یہاں موجود پائے جائیں گے غیر قانونی طور پر غیر ملکی, ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن چلنا ہے اور پھر ان کی ریپیٹریشن ہونی ہے, اس کے لیے 40 کروڑ روپے پنجاب کی نگران کابینہ نے مختص کیے ہیں جو اگلے 4 مہینے میں خرچ کیے جائیں گے. آگے بڑھتے ہوئے بات کریں الیکشن کمیشن کی صوبائی کابینہ سے ملاقات. الیکشن کمیشن اور پنجاب حکومت میں شفاف انتخابات کرانے پر اتفاق. پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن کے مابین فوکل پرسن کی تعیناتی کا فیصلہ بھی کیا گیا. صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر کی پریس کانفرنس, کہا کہ الیکشن 2024 کے لیے 50,000 پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں. پنجاب کے 7,000 پولنگ سٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا ہے. چیف الیکشن کمیشن کا پنجاب حکومت کی اب تک کی کارکردگی پر اظہار اطمینان. اب تک الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن کی تاریخ نہیں دی گئی. امید ہے عام انتخابات جنوری 2024 میں ہی ہوں گے. 1 نومبر سے افغان شہریوں کو کیمپوں میں منتقل کیا جائے گا. کیمپوں میں سے افغان شہریوں کو افغانستان بھیجا جائے گا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے شفاف انتخابات کے انعقاد کا عزم کیا ہے.
लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों के लिए है। निगरान हुकूमतें बहुत से ऐसे काम कर रही हैं जो मुंतखब सियासी हुकूमतें नहीं कर सकती। सालों से अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में मुकीम हैं। अफगान शहरियों को वापस भेजने में मुश्किलात आएंगी। पंजाब काबीना ने अगले 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी है। आइंदा 4 माह के लिए 276 बिलियन रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया है। 351 अरब से तरक्याती मंसूबे मुकम्मल होंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कैंपस से अफगान शहरियों को अफगानिस्तान भेजा जाएगा। आगे बढ़ते हुए बात करें हासिलपुर इंतजामिया तजावुजात के खिलाफ इन एक्शन। बाजारों में तजावुजात की भरमार, शहरी परेशान। लैंड ऑफिसर का कहना है कि शहर में खसूसी टीम तश्कील दी गई है। तजावुजात को मुख्तलिफ जगहों से खत्म कराया जाएगा। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक अब्दुल रशीद से। जी मलिक अब्दुल रशीद, आगाह करें। जी बिल्कुल ऐसा है कि मैं इस वक्त हासिलपुर के मेन बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं लैंड ऑफिसर राणा अजीज मुस्तफ़ा। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। राणा साहब, ऑपरेशन तो किया जा रहा है, क्या ये बिला इम्तियाज है या चंद दुकानदारों को टारगेट किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑपरेशन जो है बिला इम्तियाज है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन के मुताबिक हम इसकी ऐप भी चल रही है इस वक्त। इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो है ना, ये ऐप जो चल रही है, और हम बिला इम्तियाज जो है हर बाजार को नाजायज़ तजावुजात को ख़त्म कर रहे हैं। और हर बाज़ार में अपना मुलाजमीन की ड्यूटी लगाई हुई है जो इसको वाच करते हैं, और जो लोग इनक्रोच नहीं ख़त्म करते उनके खिलाफ जो फिर ऑपरेशन किया जाता है या FIR दी जाती है या उनको फाइन किया जाता है। हासिलपुर के मुतअद्दिद बाज़ारों में कायद-ए-आज़म मार्केट है, अनारकली बाज़ार है, साबन वाला चौक है, वहाँ पर तजावुजात की ज़्यादा भरमार है। पैदल गुजरने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और बिलखसूस जब कॉलेज और छुट्टी का स्कूलों की छुट्टी का वक्त होता है उस वक्त तजावुजात और बढ़ जाती है। क्या कहेंगे इस वाले से? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने तकरीबन 3 से 4 लड़के जो है ना, मुलाजिम जो हैं, वो उधर बाकायदा डिप्यूट किए हुए हैं, जो हर बाज़ार को, हर चौक को, ख़ास तौर पर साबन वाला चौक, ठीक है, और उसके बाद गुड चौक है, या हाई स्कूल अलाइड जो हबीब बैंक है, इसके सामने जो है चौक है, क्योंकि छुट्टी के वक्त ख़ास तौर पर वो लड़के जो वाच करते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि भी कभी जो बाज़ार जो बंद हो, इंशाल्लाह तजावुजात को हम ख़त्म करके रखते हैं। इंशाल्लाह तजावुजात को सिरे से ख़त्म किया जाएगा। लैंड ऑफिसर राणा अजीज मुस्तफ़ा का यही कहना है कि तजावुजात के आखिरी तजावुजात के खात्मे तक जो है ऑपरेशन जारी रहेगा। आवाम को, पैदल चलने वाली आवाम को सहूलियात मुहैया करने के लिए ये ऑपरेशन जारी रहेगा। मलिक अब्दुल रशीद, बहुत शुक्रिया आपका। उधर मियांवाली के शहरी तफरीही सहूलियात से महरूम हैं। मशहूर कश्मीर पार्क में ट्रैक, झूले टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। बच्चों के लिए होते हैं, बच्चे तफरीह के लिए आ जाते हैं, बड़े भी आ जाते हैं, ये चलने फिरने के लिए जगह होती है। तो ये जो है पार्क का भी जिसमें हाजिर हूँ, तो ये इसका जो है कोई अपना झूले वगैरह भी सही नहीं है, बच्चों के काबिल नहीं है। और ये जो घास वगैरह है वो भी लम्बा लम्बा सा खुशक हो गया है, और ना कोई सफाई है, ना कोई अपना देखभाल है इस चीज़ की। बस हम आते हैं, बस हम तो वैसे टेलीफोन के लिए अंदर आया हूँ कि भाई चलो साइड पे होकर यार 2 मिनट ही फ़ोन कर लूँ, बाकी इधर मैं कभी नहीं आया। हम इधर बच्चे को लेके हैं, लेकिन झूले टूटे हुए हैं, बैठने की जगह नहीं है, बेंच टूटे हुए हैं, घास पे गर्द गुबार है बिल्कुल, और कूड़ा किरकिट पड़ा है सब। हम माहौल को साफ रखना चाहिए, और पार्क बना हुआ है, और इसकी एक ही पार्क है मियांवाली का, और उसकी हालत तो ठीक होनी चाहिए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। फकीर वाली गला मंडी में सहूलियात का फुकदान, करोड़ों रुपए के अजनास बेयारों मददगार। इस हवाले से ताजिरों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाएं। सानू फायर ब्रिगेड की सहूलत कोई नहीं की। अरबां रुपये का माल साडा खुले आसमान थले पिया, कोई इहदा नहीं हैगा, गार्ड वगैरह नहीं हैगा, कोई चौकीदार वगैरह नहीं हैगा। इस तो बाद साडी मंडी के अंदर सारे वास्ते वो तोपां लाइयां जाण पानी दियां, कैमरिਆਂ ਦਾ इंतजाम किया जाए, और मेन पॉइंट जिहड़ा वो साडा है कि साडी बिजली या तो अंडरग्राउंड की जाए या दुकानों की बैक साइड से खंभे किए जाण।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ चीज़ों तो ਅਸੀਂ महरूम हाँ जी। बहावलपुर में यूरिया खाद की कीमतों में इजाफे से काश्तकार परेशान है। डॉलर की कमी के बावजूद यूरिया खाद में 200 रुपए फी बोरी इजाफा कर दिया गया है। परेशान हाल किसान कहते हैं हुकूमत काश्तकारों पर रहम खाए। मजीद बताएंगे महमूद जहीर। जी महमूद। डॉलर सस्ता होने के बावजूद कहा जाता था कि जो खाद है वो उसके बहुत सारे मेन आइटम इंपोर्ट करने पड़ते हैं, लेकिन 200 रुपये फी बोरी जो है यूरिया महंगी कर दी गई है। किसानों पर एक और बिजली का वार गिरा दिया गया है। अब जानते हैं, इस हवाले से दुकानदारों से पूछते हैं कितनी महंगी कर दी गई है, क्यों महंगी कर दी गई? ये गैस का रेट बढ़ने की वजह से 200 रुपये पर बैग जो है वो जितनी भी फर्टिलाइजर कंपनीज हैं उन्होंने 200 रुपये पर बैग यूरिया का रेट बढ़ा दिया। अवेलेबल है? हाँ जी अवेलेबल है। कितनी? मतलब जो भी डिमांड है, इस टाइम डीएपी का सीजन है, मेन लोग डीएपी भी लेके जा रहे हैं, यूरिया भी लेके जा रहे हैं। मतलब पहले उन्होंने बिजाई में डीएपी डालनी है, वो भी अवेलेबल है, यूरिया भी अवेलेबल है, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन 200 रुपये पर बैग गैस का रेट बढ़ने की वजह से फर्टिलाइजर कंपनियों ने रेट ये 29 अक्टूबर से बढ़ा दिए हैं। तो इस हवाले से एक हमारे साथ किसान भी मौजूद है। सर, डॉलर तो सस्ता हो गया है, फिर भी खाद का महंगा होना, यूरिया का महंगा होना। सस्ता हो गया है, पेट्रोल का भी, डीजल का भी। इस टाइम डीएपी और यूरिया का रेट जो है बहुत ज्यादा है। वो कपास 9,000 रुपए मन ले रहे थे, अब 6,000 रुपये आ गई है। हमारा तो कबाड़ा हो गया सर। इल्तमास है कि रेट बहुत ज्यादा से ज्यादा इसका काम किया जाए और कपास का भी रेट बढ़ाया जाए। हमारी कपास जो है वो पड़ी है, अब हम 10 एकड़ मिसाल रकबा है हमारा, नुकसान कितना होगा? 3,000 रुपये मन का काम हो गया है, अब उसका भी नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। जी हाँ, तो ये सस्ती होनी चाहिए। खाद सस्ती होनी चाहिए। खाद सस्ती होनी चाहिए और कपास का रेट भी बढ़ना चाहिए। अगली बार कपास नहीं उगाएंगे। वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी साहब इस बात का नोटिस लें। अगर किसान ये इस लेवल पे हैं, आपका टारगेट था कि ज्यादा से ज्यादा कपास हम पंजाब में उगाएंगे, $2 अरब से भी जायद जो है कपास की टारगेट बेल्स हम रखेंगे, लेकिन उनका रेट उन्हें नहीं मिल रहा, जिसके बायस उनका कहना है कि अगली बार हम कपास नहीं उगाएंगे। एक तो यूरिया के खाद के रेट महंगे कर दिए गए हैं, दूसरा कपास का रेट बहुत कम हो गया है, जो कि हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। उसका रेट बढ़ाया जाए। जी महमूद, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में गंदम की काश्त का वक्त आन पहुंचा, मगर खाद किसानों की पहुंच से दूर। डीएपी और यूरिया मुकर्ररा कीमतों में 1,000 से ज्यादा तक फरोख्त की जा रही है। मजीद जानेंगे अली रियाज से। जी अली, आगाह कीजिएगा। चूँकि अगर बात की जाए तो गंदम की फसल की जो काश का वक्त है वो आन पहुंचा, जबकि दूसरी एजेंसियों से अहम जो मसला है वो ये है कि डीएपी जो यूरिया खादें हैं वो जो है काश्तकारों की पहुंच से दूर होगी। एक तरफ जो हुकूमत जान से बड़े जो है दावे किए जा रहे हैं, तो वही दूसरी जानिब जो काश्तकारों को जो खादें हैं वो अभी से नहीं मिले। अगर मुल्तान डिवीजन में बात किया तो मुल्तान डिवीजन में 16 लाख एकड़ से जायद जो रकबे पर गंदम की काश्त का टारगेट मुकर्रर किया गया, जबकि इससे जो 30 लाख से जायद जो मैट्रिक टन जो पैदावार हासिल की जाए। लेकिन जो काश्तकार है मुल्तान के वो काफ़ी परेशान। तो पहले काश्तकार से बात करेंगे, उनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। ये बताइएगा, डीएपी और यूरिया कंट्रोल प्राइस पे आपको मिल रही है? डीएपी तो जरूरत पड़ेगी। जी हम हुण असां कणक काश्त करे थे, सीजन सारा शुरू थी गए। गवर्नमेंट को चाहिए जी डीएपी है इनका रेट गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक साकू मिले। हूँ डीएपी का रेट पता किते उत्थे 12,000 का रेट था, जबकि 13,500 की मिली पी है। यूरिया का 3500 का रेट है, 3600 का, जबकि 4500 की मिली पी है। गवर्नमेंट को चाहिए मेन वक्त सारा हूँ डीएपी दे, ताकि रेट साकू कंट्रोल रेट मिला वजे, ताकि अस गंदम ज्यादा से ज्यादा काश्त करूँ तो सारी पैदावार ठीक हो। इन रेट बहुत ज्यादा अस कंजूसी कर वैसूँ, ताकि जितना 2 बोरी अस 1 बोरी पैसूँ, सारी जी पैदावार बहुत घट आती। जी पैदावार जो है खासी कम होगी। काश्तकार ये कह रहे हैं कि अगर ये सूरत हाल रही तो उनकी जो पैदावार है कम रहेगी, जबकि जो हुकाम बाला है हुकूमत जान से ऐलान किया गया है कि इस बार जो गंदम की जो काश्त है रिकॉर्ड रकबे पर, लेकिन काश्त से पहले ही जो काश्तकार जो खादों से जो है महरूम हो गए हैं। और अगर बात की जाए तो कीमतें जो है वो कंट्रोल जो प्राइस है उससे कई गुना ज़्यादा में फ़रोख्त हो रही हैं। अली, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुतहरिक भारी रिश्वत लेने और जाली दस्तावेजात तैयार करके शहरी को नुकसान पहुंचाने का मामला। इंचार्ज कंप्यूटर सेंटर मिंशनाबाद के खिलाफ इंक्वायरी रेगुलर करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर मिंशनाबाद मुजीबुर रहमान मजीद तहकीकात करेंगे। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुतहरिक हो चुके हैं। भारी रिश्वत लेने और जाली दस्तावेजात तैयार करके शहरी को नुकसान पहुंचाने का ये मामला है। इंचार्ज कंप्यूटर सेंटर मिंशनाबाद के खिलाफ इंक्वायरी रेगुलर करने के अहकाम जारी कर दिए गए।
गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल रहीम यार खान में सालाना स्पोर्ट्स विंग की इफ्तिताही तकरीब डीओ मलिक मोहम्मद आमिर और डीओ एलिमेंट्री तारिक जमील बलोच ने तकरीब का इफ्तिताह किया। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर भट्टी से। आमिर, आगाह कीजिएगा। रहीम यार खान की गवर्नमेंट बॉयज एलिमेंट्री स्कूल चक 111P में इस वक्त सालाना स्पोर्ट्स गाला एलिमेंट्री विंग की जो इफ्तिताही तकरीब जारी है, जिसका बाकायदा तौर पे इफ्तिताह डीओ एलिमेंट्री तारिक जमील बलोच ने किया और उसके साथ साथ डीओ सेकेंडरी मलिक मोहम्मद आमिर, डिप्टी डीओ अशरफ खान चांदी समेत दीगर अफसरान और उसके साथ साथ असातिज़ा भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, इस इफ्तिताह के हवाले से बताएगा कि कितने खेलों के मुकाबले होंगे, कितने दिन तक ये मुकाबला जारी रहेगा और इसके फ़वाइद भी बताएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एलिमेंट्री मेल विंग का पहला टूर्नामेंट मुनाकिद किया जा रहा है और तमाम तहसीलों में बैक वक्त आज ही इसका इफ्तिताह हुआ है। 6 दिन ये जोनल और तहसील लेवल के मुकाबला जात मुनाकिद होंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल के मुकाबला जात होंगे। 11 तारीख को हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो है फ़ाइनल होगा मुख्तलिफ गेम्स में, जिसमें वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, जंप है, तो मुख्तलिफ जो माइनर गेम्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और हमारे पास 150 के लगभग एलिमेंट्री स्कूल्स हैं। तमाम एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए ये लाजमी है कि वो किसी न किसी एक गेम में ज़रूर हिस्सा लें। तो इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर राणा शहबाज सफदर साहब हैं, उन्होंने इसको जो है कोऑर्डिनेट किया है। तमाम तहसील में हमारी तहसील की स्पोर्ट्स कमेटियां हैं, वो अपने लेवल पे काम कर रही हैं और हमारा मकसद ये है कि जो बच्चे एलिमेंट्री लेवल के हैं इनमें भी स्पोर्ट्स का शऊर आना चाहिए। स्पोर्ट्स जो है ये बच्चों में डिसिप्लिन डेवलप करता है, कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। हमारे अक्सर मुकाबला जात जो हैं वो सेकेंडरी लेवल पे होते हैं और हमारे बच्चे सिर्फ वहाँ जाकर मुकाबले देख रहे होते हैं और इनके जहन में भी आता है कि क्यों ना हम भी ग्राउंड में जाएं। तो उसी नज़रिए को लेते हुए हमने ये एहतमाम किया है और इंशाअल्लाह ये हर साल मुकाबला जात होंगे और यहीं से बच्चे 9th-10th में जाएंगे, सेकेंडरी लेवल में ये कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करेंगे और इनमें कॉन्फिडेंस और जो डिसिप्लिन है उसका जज्बा पैदा होगा और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। ये सिलसिला जारी रहेगा। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब जारी है जिसमें खिलाड़ी और जो स्टूडेंट्स हैं इसमें खूब हल्ला गुल्ला और मौज मस्तियां भी कर रहे हैं। जी आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।